फिल्म की शुरुआत होती है सोयन से, जो अपने शहर अपनी मॉम की तबीयत पूछने के लिए जा रही थी, पर रास्ते में ही उसका फोन गुम हो जाता है। इसलिए घर आकर वो सबसे पहले घर का पुराना लैंडलाइन एक्टिवेट करती है और उससे अपने फोन पर कॉल करती है। पर फोन रिसीव करने वाला आदमी कहता है कि तुम्हारा फोन वापस करने के बदले मुझे इनाम चाहिए। ये सुनकर सोयन फोन काट देती है और डिसाइड करती है कि वो नया फोन ले लेगी। इतनी ही देर में जो लैंडलाइन उसने अभी एक्टिवेट किया था, उस पर किसी यंगसोक नामी लड़की की कॉल आती है, जो कह रही थी तुमने ठीक कहा था, मॉम के बारे में वो सच में बहुत बुरी है। सोयन उसकी बात समझ नहीं पाती और पता चलता है कि वो लड़की सोयन को सन ही समझकर बात कर रही थी। सन ही के बारे में तो सोयन को भी नहीं पता था, इसीलिए वो रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट देती है। जिसके बाद वो चली आई थी अपने मॉम के पास हॉस्पिटल में, जिनको ब्रेन ट्यूमर था। सोयन ज्यादा देर उनके पास नहीं रुकती क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती थी और अपनी डैड की मौत का जिम्मेदार उन्हें समझती थी, जो आज से 20 साल पहले 1999 में मर गए थे। फिर वो घर वापस आ जाती है और एक और बार उसे वही कॉल आती है योंग सियोक की, जिसे वो काट देती है। तभी घर पर उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। देखने पर पता चला कि उनकी फैमिली पिक्चर गिरी थी, जिसके पीछे बेसमेंट का एक खुफिया रास्ता था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेसमेंट में जाने पर उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर कुछ रिचुअल की चीजें थी और उसी फोन वाली लड़की योंग सियोक की पिक्चर भी थी इसमें। और इस पिक्चर के पीछे डेट लिखी हुई थी 1999 की। इन रिचुअल की चीजों के बारे में जानने के लिए वो अपनी फैमिली फ्रेंड के पास जाती है और इस लड़की योंग सियोक के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि ये लड़की भी 20 साल पहले मारी जा चुकी है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम एक शेमन थी और उन्होंने ही सोयन की फैमिली को ये घर भेजा था। अब सोयन घर जब वापस आ रही होती है तो उसे सुनही नाम का स्टोर दिखता है। वो समझ आती है कि योंग सियोक जरूर इसी स्टोर पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी। सोयन घर वापस आ जाती है और दोबारा उसे योंग सियोक की कॉल आती है, जो रोते हुए उसे बता रही थी कि मॉम मुझे जला देंगी। इतने में ही फोन एकदम से कट जाता है और दिखाया जाता है कि योंग सियोक की मॉम सच में उसे जलाने लगी है। लेकिन शॉकिंग चीज हम ये देखते हैं कि उस आग का धुआं सोयन की बेसमेंट से निकल रहा है। ये सब देखते हुए सोयन को एक हैरान और परेशान कर देने वाली बात ये रियलाइज होती है कि किसी वजह से उस फोन के जरिए 1999 वाली और 2019 वाली टाइमलाइंस जुड़ गई हैं। योंग सियोक भी उसी घर में है, लेकिन 1999 में, और सियोन भी है 2019 में। अगले दिन जब योंग सियोक की दोबारा सोयन को कॉल आती है तो यही बात सोयन उसे भी समझाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि मुझे अपने घर पर तुम्हारी डायरी और तुम्हारी पिक्चर मिली है। बात अजीब है, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन इस टाइम हम दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन अलग अलग वक्त में। तुम 1999 में हो और मैं 2019 में। हम दोनों की टाइमलाइंस मिल चुकी हैं। अब क्योंकि योंग सियोक को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो वो रॉन्ग नंबर कहकर काटने की कोशिश करती है एक कॉल। तो सोयन फौरन उसे रोककर कहती है आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर 1999 को एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। ये कहकर वो फोन काट देती है। फाइनली अब हमें योंग सियोक की दुनिया दिखाई जाती है। उसकी मॉम उसे अजीबोगरीब चीजें खाने पर मजबूर कर रही थी और हमें पता चलता है कि योंग सियोक की मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो काफी अरसा मेंटल हॉस्पिटल में भी रहकर आई थी। इस टाइम योंग सियोक की मॉम उससे कहती हैं तुम मेरी बस बात मानकर चलती रहो, फिर एक दिन हम इस घर से भी चले जाएंगे और उस दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस दौरान ये दोनों टीवी देख रहे थे और योंग सियोक उसी प्लेन क्रैश की न्यूज सुनती है जिसके बारे में सोयन ने उसे बताया था, और ये देखकर वो शॉक रह जाती है और उसे भी सोयन की बातों पर यकीन आने लगता है। अब क्योंकि उसे सोयन पर यकीन आ गया था, इसीलिए वो दोबारा सोयन को कॉल करती है और ये दोनों अपनी लाइफ की बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं। योंग सियोक उसे बताती है कि मेरी मॉम पागल हैं, मेरे ऊपर रिचुअल करती हैं। उनको लगता है कि मेरी बीमारी रिचुअल्स करने से ठीक हो जाएगी, इसी वजह से वो अपनी मॉम से नफरत करती है। सोयन भी बताती है कि मैं भी अपनी मॉम से नफरत करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मेरे डैड मारे गए थे। मेरी मॉम की लापरवाही की वजह से गैस स्टोव खुले रहे और फिर घर में आग लग गई, जिस आग में मेरे डैड मारे गए। अगले दिन हम देखते हैं कि 1999 में इस घर को विजिट करने के लिए सोयन की फैमिली आती है। छोटी सोयन को देखकर योंग सियोक समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिससे वो बातें करती है, इसीलिए वो फौरन सोयन को कॉल मिला देती है और सोयन अपने डैड की और अपने छोटे होते की आवाज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है
क्योंकि वो टाइम उसकी लाइफ का परफेक्ट टाइम था। और इस सब के बाद योंग सियोक सोयन से कहती है, तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे डैड को बचा लूं। जिस हादसे में सोयन के डैड मरे थे वो हादसा आज से 2 दिन बाद होना था। हादसे की सुबह को योंग सियोक चुपके से घर से भाग जाती है और सोयन के पुराने घर में जाकर वो गैस स्टोव्स ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से घर में आग लगी थी। और उसके ऐसा करने की वजह से यहाँ प्रेजेंट के अंदर सारी रियलिटी ही बदल जाती है, क्योंकि पास्ट पूरी तरह चेंज हो गया था। सोयन की उदास सी दुनिया एक खूबसूरत दुनिया में बदल जाती है। उसके छोटे बाल लंबे हो जाते हैं, उसकी इस रियलिटी में उसके पास फोन आ जाता है, उसका खूबसूरत कमरा होता है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी इस रियलिटी या कह लें इस लाइफ के अंदर उसके डैड भी उसके साथ थे। इसीलिए सब कुछ इतना परफेक्ट था। उसकी टांग पर कोई जलने का निशान भी नहीं था। सियोन ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि पास्ट में किया हुआ चेंज पूरे प्रेजेंट को बदल रहा है, पूरे टाइम को ही बदल रहा है। सोयन अपने डैड से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम योंग सियोक को दिखाते हैं जिसने अपने घर की दीवार पर एक हैंड प्रिंट बनाया था और अचानक से वो हैंड प्रिंट भी प्रेजेंट में शो होने लगता है। सियोन समझ जाती है कि पास्ट में छोटा सा चेंज भी अब इस प्रेजेंट को बदल रहा है। अभी तक टाइम में जितने चेंजेस हुए थे सियोन उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी और खुश थी, लेकिन पास्ट में योंग सियोक की लाइफ वैसी ही चल रही थी। उसकी मॉम उसी तरह उसके ऊपर टॉर्चर कर रही थी और उसकी जिंदगी खंडर थी। उस पर और भी बुरा ये हो जाता है कि योंग सियोक की मॉम को ये पता चल जाता है कि योंग सियोक किसी फ्यूचर की लड़की से बात करती है। इसीलिए वो सोयन से कहती हैं, तुम जो कोई भी हो मेरी बेटी की जान छोड़ दो। ये कहकर वो कॉल काट देती हैं और योंग सियोक के ऊपर अजीबोगरीब और ज्यादा रिचुअल्स करने लग जाते हैं। और इन रिचुअल्स को करते हुए उन्हें चेंज हुए फ्यूचर के कुछ विजन्स भी नजर आते हैं। योंग सियोक की मॉम की धमकियां सुनने के बाद यहाँ सोयन इंटरनेट पर इस घर की पास्ट हिस्ट्री को सर्च करने लगती है और उसे तब योंग सियोक की मॉम के बारे में पता चलता है, जिन्हें आज के ही दिन अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी योंग सियोक का मर्डर कर दिया था ब्लैक मैजिक करते हुए। घबराकर सोयन योंग सियोक को कॉल करती है और उसे ये बात बता देती है कि आज तुम्हारी मॉम तुम्हें मार देंगी। इसी डर में योंग सियोक जाकर छुप जाती है और दिखाया जाता है कि सच में योंग सियोक की मॉम उसे मारने के लिए आ रही थी, लेकिन इससे पहले वो मार पाती योंग सियोक उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो मॉम उससे कहती हैं क्योंकि आगे चलकर तुम बहुत से लोगों के लिए खतरा बन जाओगी, इसीलिए आज तुम्हें मारना जरूरी है। वो अब जबरदस्ती उसे मारने की कोशिशों में लग गई थी और यहाँ योंग सियोक अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही मॉम का मर्डर कर देती है। उनके हाथ से उनकी छुरी को छीनते हुए उन्हीं को स्टैब करके मार देती है। और ऐसे पास्ट में एक बहुत बड़ा चेंज होने की वजह से फ्यूचर भी चेंज हो जाता है और इस मरतबा फ्यूचर में हम देखते हैं कि योंग सियोक भी जिंदा है। 1999 में भी योंग सियोक की लाइफ काफी बदल गई थी। वो अपनी मॉम की कैद से आजाद हो गई थी। नहा धोकर फ्रेश होकर वो बाहर जाती है, अपना फेवरेट खाना खाती है, मूवी देखती है और शॉपिंग करती है। 2019 में दिखाया जाता है कि सोयन का फैमिली फ्रेंड उसके लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था। वो स्ट्रॉबेरी को खाती है और थोड़ा सा जूस उसके स्वेटर पे गिर जाता है। 1999 के अंदर भी सोयन का फैमिली फ्रेंड जो उस टाइम योंग सियोक का नेबर था, वो योंग सियोक के घर स्ट्रॉबेरीज लेकर जाता है और वहां जाकर देखता है कि योंग सियोक ने अपनी मॉम का मर्डर कर दिया था और उनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फ्रीजर में फ्रीज कर दिया था। घबराकर वो जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाता है। तो जैसा हमें पहले पता है कि हमेशा उस फोन से कॉल सोयन को ही लगती है, तो इस कॉल के जरिए सोयन को पता चल जाता है कि योंग सियोक ने अपनी मॉम को मारकर उनकी बॉडी को फ्रीजर में फ्रीज कर दिया है। अब योंग सियोक ये बात जान गई थी कि उसका नेबर ये बात जाकर बाहर सबको बता देगा। इसी डर में वो उस लड़के को भी मार देती है और प्रेजेंट में रियलिटी दोबारा से चेंज हो जाती है। सोयन के स्वेटर पे जो स्ट्रॉबेरी जूस गिरा था एकदम से वो गायब हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी लाया था वही नहीं रहा था, तो स्ट्रॉबेरीज कहाँ से होती। सोयन घबराकर बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि अब उनके स्ट्रॉबेरी फॉर्म्स भी नहीं रहे थे, वो सारी जगह खंडर बन चुकी थी। इस खंडर बनी जगह से उसे पता चलता है कि 1999 में ही ये फॉर्म तो बंद हो गया था। घबराकर अब वो पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर वो अपने अंकल के बारे में पूछती है। एक बूढ़ा सा ऑफिसर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें 20 साल पहले मरे हुए आदमी के बारे में क्यों जानना है। सियोन कहती है बस मुझे जानना है। इसीलिए ऑफिसर उठकर एक 1999 की डायरी निकालकर उसमें से काफी सारी चीजें पढ़ते हुए बताते हैं कि तुम्हारे अंकल 1999 में मारे गए थे और उन्हें एक लड़की योंग सियोक ने मारा था जो कि सीरियल किलर थी। पहले उसने अपनी मॉम को और फिर इस आदमी को मारा था और इस सजा में वो आज तक जेल में है। ये सब चल क्या रहा था ये जानने के लिए सोयन अपने नेबर में ही बनी हुई एक शॉप पर जाती है जिसका नाम सुनही था।
सोयन को जब पहली मर्तबा योंग सियोक की कॉल आई थी तो उसने बताया था कि मैं सुनही से बात करना चाहती हूँ। हमें पहली मर्तबा सुनही को दिखाया जाता है, जिससे जब सोयन योंग सियोक के बारे में सवाल करती है तो सुनही बताती है कि योंग सियोक एक पागल लड़की है। बचपन में उसने मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया था और अगर उसकी मॉम ना होती तो फिर तो आज मैं बच भी ना पाती। वो उसे अपनी जली हुई टांग दिखाती है जो योंग सियोक ने चलाई थी। पास्ट में अब दोबारा हमें योंग सियोक का सीन दिखाया जाता है। पुलिस उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करते करते यहाँ योंग सियोक के घर तक पहुंच जाती है और जब योंग सियोक से उसके बारे में पूछा जाता है तो योंग सियोक इनकार कर देती है कि मैंने तो उस आदमी को देखा तक नहीं। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि सनहू की फार्म्स की स्ट्रॉबेरीज उसके घर पर मौजूद थी, इसीलिए वो घर की तलाशी लेने लग जाते हैं और साथ ही साथ योंग सियोक से सवाल जवाब भी करने लग जाते हैं। योंग सियोक ऐसा लापरवाही वाला रवैया रखती है जैसे कुछ करना तो दूर उसने कुछ सोचा भी ना हो और आराम से टीवी देखती रहती है। इतनी देर में सोयन योंग सियोक को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम पूरी जिंदगी के लिए जेल जाने वाली हो। ये सुनकर योंग सियोक को झटका लगता है। इतनी मुश्किल से तो वो अपनी मॉम की कैद से निकली थी और अब वो जेल चली जाएगी। सोयन दुखी थी। उसने योंग सियोक से पूछा, आखिर तुमने उन दोनों को क्यों मारा? योंग सियोक उसकी बात का जवाब नहीं देती और उल्टा उससे मदद करने को कहती है और कहती है कि हिस्ट्री को पढ़ते हुए कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालो जिससे मैं जेल जाने से बच जाऊं। पर सोयन उसकी मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो एक किलर की मदद नहीं करना चाहती। उसकी ये बात सुनकर योंग सियोक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर सोयन के डैड को बचाया था और सोयन बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। इधर पुलिस को योंग सियोक के बारे में पता चलता है कि उसे कई किस्म की मेंटल इलनेस है, यानी दिमागी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ इसी टाइम में यानी 1999 में अब सोयन और सोयन के डैड भी इस घर में आते हैं योंग सियोक की मॉम का पूछने के लिए, क्योंकि वो लोग ये घर खरीद चुके थे और रजिस्ट्रार ऑफिस में योंग सियोक की मॉम का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ये प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर कर सके। अब योंग सियोक को सोयन से बदला लेने का अच्छा मौका मिल जाता है। वो दोनों को अपने घर के अंदर बुलाती है और छोटी सी सोयन के सामने ही उसके डैड का मर्डर कर देती है। 2019 में दिखाया जाता है कि सोयन अपने डैड के साथ ड्राइविंग सीख रही थी, लेकिन पास्ट में होने वाले चेंज की वजह से यानी उसके डैड के मरने की वजह से प्रेजेंट में उसके डैड गायब हो जाते हैं। सोयन समझ जाती है कि ऐसा इसीलिए हुआ है कि पास्ट में उसके डैड मर गए हैं। वो रोते हुए अपने उसी घर में आ जाती है और देखती है कि उसका घर दोबारा से खंडर बन गया है और इस मर्तबा तो इस घर में उसकी कोई चीज भी नहीं थी क्योंकि उसके डैड के मरते ही ये घर कभी उनके नाम ट्रांसफर हुआ ही नहीं था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस घर में अभी भी वो फोन रखा हुआ था और जमीन पर खून से लिखा हुआ था, सोयन इस फोन को उठाओ। सोयन फोन उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि आखिर क्यों किया ये तुमने मेरे साथ? योंग सियोक कहती है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुमने मेरी मदद करने से मना किया तो बस मैंने अपना बदला ले लिया। अब 8 साल की छोटी बच्ची जो कि तुम ही हो वो मेरे सामने बैठी हुई है। अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे ना मारूं तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। हिस्ट्री को स्टडी करते हुए मुझे बताओ कि पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत कहाँ से मिलेंगे और मैं पुलिस से अपनी जान कैसे छुड़वाऊं। काफी सारी रिसर्च करने के बाद सोयन योंग सियोक को फोन करके एक एड्रेस बताती है और कहती है कि ठीक 5 बजने से पहले तुम उस जगह पर चली जाना। योंग सियोक उसकी बात मानकर वहाँ पे चली जाती है, लेकिन 5 बजते ही उस जगह पे एक बड़ा गैस ब्लास्ट हो जाता है। सोयन ने असल में ये प्लान के साथ किया था ताकि योंग सियोक मर जाए और आगे कोई तबाही ना हो, लेकिन योंग सियोक तो फिर बच गई। इस हादसे में वो सिर्फ जख्मी ही हुई। योंग सियोक घर आ जाती है और घर आते ही सोयन को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है और अब इसका अंजाम देखना। वो गरम गरम खोलता हुआ पानी छोटी सोयन के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में भी सोयन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसकी बॉडी पर नए मार्क्स आ जाते हैं। इसकी वजह हम जानते ही हैं कि जो कुछ पास्ट में चेंज हो रहा है उसका असर प्रेजेंट में भी हो रहा है। इसी टाइम पर पास्ट में सियोन के डैड के फोन पर एक मैसेज आता है उनकी वाइफ का। वो रजिस्ट्रार ऑफिस में उन सबका वेट कर रही थी और अब क्योंकि काफी देर तक वो वापस नहीं लौटे थे इसीलिए वो रजिस्ट्रार ऑफिसर को लेकर योंग सियोक के घर ही आने वाली थी। योंग सियोक की सारी बातें सुनकर सोयन से कहते हैं कि कुछ ही देर में तुम्हारी मॉम भी यहाँ आ जाएंगी, अगर तुम चाहती हो कि वो ना मरे तो मुझे ठीक इन्फॉर्मेशन देना इस बार। डरी हुई सोयन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और उस ऑफिसर की 1999 वाली डायरी चुरा लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि पुलिस को योंग सियोक के बारे में उसकी नाइफ से पता चला था जो उन्हें जंक यार्ड से मिली थी। वो ये बात जल्दी से योंग सियोक को बताती है और योंग सियोक अब उस नाइफ समेत सारे ही सबूत मिटा देती है और पास्ट में होने वाले इस चेंज की वजह से फ्यूचर दोबारा से बदल जाता है।
सोयन जब अपने घर वापस आती है तो देखती है कि ये घर अब दोबारा से नॉर्मल नहीं रहा था। ये घर योंग सियोक ने उन्हें बेचा ही नहीं था, अब ये घर योंग सियोक का ही था और इस घर के अंदर बहुत सारे फ्रिज थे जिनके अंदर उसने आज तक उन डेड बॉडीज को फ्रीज करके रखा हुआ था। 1999 के अंदर दिखाया जाता है कि योंग सियोक के घर पर सोयन की मॉम पुलिस को लेकर आ गई थी। पुलिस सोयन और उसके डैड के गुमने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो जब योंग सियोक से इस बारे में पूछते हैं तो योंग सियोक कहती है कि वो कब से यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन सोयन की मॉम को सोयन का यहाँ पर बैंक मिल जाता है और पुलिस वाले इस पूरे घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। और इस दौरान योंग सियोक जरा सा भी नहीं घबराती और आराम से टीवी देखती रहती है। काफी देर की तलाशी के बाद भी सोयन और उसके डैड उन्हें यहाँ से नहीं मिलते, जबकि 2019 में हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम जिस घर के अंदर सोयन थी उसी घर के अंदर योंग सियोक भी जिंदा थी। और अब सोयन की मॉम उसी फोन को यूज करते हुए अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने की कोशिश करती हैं, जो फोन हमेशा 2019 में सोयन को कॉल मिलाता है। और सोयन फोन को पकड़ते ही अपनी मॉम से कहती है, मॉम यहाँ से भाग जाए, नहीं तो वो लड़की आपको और इस ऑफिसर को मार देगी। सोयन की मॉम को ये रॉन्ग नंबर लगता है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड योंग सियोक ने उठकर उस ऑफिसर के ऊपर हमला करते हुए उसे मार दिया। सोयन की मॉम को समझ आ गई कि जो भी फोन पे था वो सच कह रहा था, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसी फोन के साथ एक रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेती हैं। जबकि प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से किसी ने सोयन के ऊपर भी हमला कर दिया था। हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि योंग सियोक ही थी। सोयन अपने आप को किसी तरह उससे बचा लेती है और यहाँ योंग सियोक उससे कहती है, पता नहीं क्यों तुम मेरा साथ नहीं दे रही थी, हालांकि सच तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों ही एक जैसे हैं। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी ही गलती की वजह से मारे गए थे, लेकिन पुलिस के सामने तुमने सारे इल्जाम अपनी मॉम पे लगा दिया। ये सच्चाई असल में योंग सियोक को तब पता चली थी जब वो सोयन के घर उसके डैड को बचाने के लिए गई थी। ये सुनते ही सोयन भी यहाँ से उठ खड़ी होती है और उसी फोन के साथ अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है। दूसरी तरफ से सोयन की मॉम फोन पर हेल्प मांगने लग जाती है और सोयन उनसे कहती है, मॉम इस कमरे में कोई भी चीज पड़ी होगी उससे आप योंग सियोक को मार दें। इससे पहले कि सोयन की मॉम पूरी बात सुन पाती, योंग सियोक छोटी सोयन को उस रूम के बाहर छोड़ देती है जिस रूम में सोयन की मॉम थी और उसकी आवाज सुनकर सोयन की मॉम फोन छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर चली जाती है। उसके बाहर निकलते ही योंग सियोक उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है और अपने आप को बचाने के चक्कर में सोयन और उसकी मॉम को बहुत सारी चोटें आती हैं, जिसका निशान इस टाइम हम प्रेजेंट में सोयन की गर्दन पर भी देख रहे थे। 1999 के अंदर सोयन की मॉम और योंग सियोक दोनों ही पूरी ताकत से लड़ रहे थे और अपनी बेटी को बचाने के लिए सोयन की मॉम योंग सियोक को लेकर रेलिंग से नीचे कूद जाती हैं और यहाँ ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पास्ट में होने वाले इस चेंज की वजह से फ्यूचर दोबारा से बदल जाता है। जिस घर के अंदर इस टाइम सोयन थी वो घर दोबारा से एक खंडर में बदल गया था, जैसे यहाँ पर सालों से कोई ना रह रहा हो। वो घबराते हुए पहले हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर अपने मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम तो यहाँ पर एडमिट ही नहीं है। वो पुलिस स्टेशन जाके अब योंग सियोक के बारे में पूछती है तो उससे उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो ग्रेवयार्ड जाती है तो देखती है कि उसके डैड उसी दिन मरे थे जिस दिन वो सारे काम हो रहे थे 1999 में। उसे लग रहा था कि अब उसकी मॉम भी मर गई, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए आ जाती है और उससे डांटने लग जाती है क्योंकि इस टाइम उसका फोन बंद था। इस टाइम उनकी गर्दन और पूरे जिस्म पर काफी सारी पुरानी चोटों के निशान दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब था कि उस दिन वो योंग सियोक से लड़ने के बाद जीत गई थी। सोयन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उनका हाथ पकड़ती है, हाथ चूमती है और गले लगाकर ये दोनों घर के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ही एकदम से रास्ते में ही सोयन की मॉम भी गायब हो जाती हैं। यानी पास्ट में फिर कुछ चेंज हुआ था जिसकी वजह से फ्यूचर बदल गया था। पता चला कि योंग सियोक उस दिन मरी नहीं थी, बस बेहोश हुई थी, जिसने उठते ही फिर सोयन की मॉम को मार दिया, जिसकी वजह से वो फ्यूचर से गायब हो गई थी। मूवी के फाइनल सीन के अंदर हम दोबारा बदली हुई सोयन को देखते हैं जो इस टाइम उसे घर की बेसमेंट के अंदर बंधी हुई थी। यानी कि जरूर योंग सियोक ने उसे किडनैप करके रखा था और अब वो उसे मारेगी या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।